नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 26 साल का एक लड़का पिछले 26 घंटे के अंदर हिंदू धर्म का नया ध्वजावाहक बनने की कोशिश कर रहा है। सनातन धर्म का यह नया पोस्टर बॉय मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से लॉन्च हुआ। महाराष्ट्र के नागपुर से उसे चैलेंज मिला और छत्तीसगढ़ के रायपुर में दरबार लगाकर उसने जवाब दे दिया। अब इस बागेश्वर बाबा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हजारों किस्से शुरू हो गए हैं। खुद को तर्क शास्त्री कहने वाले लोग हर घंटे इस बाबा को चैलेंज दे रहे हैं। तो बाबा चमत्कारी है या धर्म के कारोबारी है? हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लोगों को राम कथा सुनाते हैं, तो हनुमान जी के भक्त हैं या हजारों लोगों को ठगने में व्यस्त हैं? वो सच में अंतर्यामी हैं या ढोंगी त्रिकालदर्शी हैं या तमाशा दिखाने वाले फ्रॉड हैं? वो सच में लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पढ़कर लोगों का भूत भविष्य बताने का ड्रामा करते हैं? इससे पहले कि आप किसी बाबा के फेर में पड़ जाएं, उसे चमत्कारी डिक्लेयर कर दें, किसी के माथे पर धर्म गुरु होने का सर्टिफिकेट चिपका दें, सही बात जान लेनी चाहिए। आज हम आपको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कुछ सीक्रेट बताएंगे। सोशल मीडिया पर चलने वाली मनगढ़ंत स्टोरी से बचिए। इस बाबा के बारे में कुछ फैक्ट समझिए। हम तुम्हारा नाम बता दें, तुम्हारी समस्या बता दें, तुम्हारे मन के प्रश्न बता दें, हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। हमें अपने इष्ट पर ऐसा भरोसा है, हनुमान जी ऐसा कर देते हैं। करवाने वाले हनुमान जी हैं। जैसी हमें प्रेरणा लगती, कागज और कलम लेकर के हम लिख देते और हनुमान जी की कृपा से वही बात सत्य निकलती है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान बागेश्वर धाम पर खोज करने आए, खोज कर रहे हैं और करते रहेंगे। उनकी ठटरी हम बारत रहे, आज फिर बार रहे और जब तक जिएंगे ठटरी बारेंगे। आओ आगे को लोगों, हम आओ भी जे अब आओ हमें ठटरी बार देने। काहे टेंशन ले रहे? गुरु बलवान तो चेला पहलवान। सनातनी है, सच्चे गुरु के चेला हैं। हम सनातन का झंडा गाड़ करके ही मानेंगे। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों पर यह है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का चैलेंज। 3 बार बोलो, 307 बार करो और खुद को सही साबित करने के उनके दो आधार हैं, हनुमान जी की भक्ति और सनातन की शक्ति। भारत का कोई भी पादरी और मौलवी सनातन धर्म की मंत्रों की ताकत के सामने टिक नहीं सकता है। यह हमने कह दिया। कोई भी सामने आ जाए, हमारे पास तो कोई चमत्कार या मंत्र नहीं है, गुरु कृपा है। लेकिन कोई भी जो ट्रिकें दिखाते हैं, जो ऐसे कर दे फू, ये टिक नहीं पाएंगे बागेश्वर बालाजी के सामने। जाओ, कह दिया हमने। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है और हमको हनुमान जी ने इसीलिए चुना है कि तुम ऐसे लोगों की ठटरी बार कराओ बेटा। तो लोग कहते थे गुरु जी ये तो अंधविश्वासों का देश है, कुछ भी प्रस्तुत कर दो सब मान लेते। हमने अंग्रेजों की ठटरी बार दी। जो दिन रात हाउ डू यू करते थे, उनके मुख से भी हमने सीताराम कहलवा दिया। और वो भी सारे जब हम पहुंचे तो वो भी कहते थे हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माय डियर। ये हमारा प्रताप नहीं, किसका प्रताप है? बोलो 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 बोलो। और छत्तीसगढ़ में एक इतिहास लिखने जा रहा है। पूरे देश में इस वक्त बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा है। नागपुर में उनके कार्यक्रम से शुरू हुआ विवाद। उनके नागपुर से उनके भागने की बात से विवाद शुरू हुआ। अब रायपुर में दरबार लगा रहे धीरेन्द्र शास्त्री हर उस शख्स को चुनौती दे रहे हैं जो उनकी कथित ईश्वरीय शक्ति पर सवाल खड़े कर रहा है।
और योग आगे बढ़ेगा, हैरान ना हो। पिताजी मदरा पान अत्यधिक करते, धीरे धीरे सुधरेंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको पेट में पीड़ा बनती है। और ये विवाद धीरेंद्र शास्त्री की पर्ची को लेकर है, उनके लोगों के नाम बताने को लेकर है, अनजान लोगों की समस्याएं पहले से ही समझ जाने को लेकर है। एक एक कर बाबा की पूरी लीला आपको दिखाएंगे, बाबा की इस शक्ति का राज भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको उस दरबार में लेकर चलते हैं जिस दरबार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको वो पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं जिससे धीरेंद्र शास्त्री लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। ये कौन सा नंबर, कौन सा हाथ कहलाता अंग्रेजी में? पटकी वाला बालक होगा, पटकी होगी, नाम सुनील होगा, आजाद। पटकी वाला, मस्तक की पटकी होगी, वज लिए हाथ में बालाजी का झंडा लिए, आप तब तक आ जाओ। पर्चा में कुछ और लगा, नाक काट दे भी तुम्हारी। धीरेंद्र शास्त्री का दावा है कि वो समझ लेते हैं कि किस शख्स के मन में उनके लिए सवाल है और अपनी शक्ति से वो उसका नाम, पता, भूत भविष्य सब समझ जाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कार का लाइव टेस्ट, बाबा के पर्ची का पूरा सच। दरबार में आने वाले लोगों में से धीरेंद्र शास्त्री किसे चुनने वाले हैं ये किसी को पता नहीं होता है। बाबा के पास एक कागज और कलम होता है और उसमें वो नाम और उनके साथ नंबर लिखते हैं। उसके बाद वो मंच से ही उस शख्स का हुलिया बताते हैं और उसे आगे आने को कहते हैं। ये कौन सा नंबर, कौन सा हाथ कहलाता अंग्रेजी में? लेफ्ट। लेफ्ट के उसमें पटकी वाला बालक होगा, पटकी होगी, नाम सुनील होगा, आजाद। पटकी वाला, मस्तक की पटकी होगी, है क्या? सुनील हो, पटकी पटकी। अच्छा हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाने तो हो, आ जाओ। बाबा ने आवाज लगाई तो मंच के उसी हिस्से से वो शख्स बाहर आया जिधर की तरफ धीरेंद्र शास्त्री ने इशारा किया था। उचकत कूदा था, चलो आ रहा खेला था, आ जा, आओ बैठो ना। उसके बाद बाबा उसकी समस्या पूछते हैं। वो कहता है कि आपको सब पता है, तो बाबा कहते हैं कि वो भगवान नहीं है, सवाल पूछो। बोलो। गुरुजी जो कुछ आपने लिखा वो ही है। हम तो गलत भी लिख सका इतना, हमारी घर बात थोड़ी सत्य हो सका। गुरुजी वो ही है। हम ईश्वर थोड़ी है, पूछो। लड़का अपनी समस्या बताता है। उसके बाद धीरेंद्र शास्त्री अपना पहले से लिखा हुआ पर्चा बाहर निकालते हैं। उसमें हूबहू वही बातें होती हैं जो लड़के ने बाबा को बताई थी। इसी पर्चे में उनकी समस्या का इलाज भी होता है। उपद्रव मचा है, तबीयत खराब बनी रहती, आप भी सफल नहीं हो पा रहे, आप भी आगे सफल होंगे, कृपा हो जाएगी, आगे मंगल काज विवाह की रुकावट भी दूर होगी। आप अपने घर पर अखंड रामचरितमानस का पाठ करवाएं, 3 पाठ आशीर्वाद है। पूरे पंडाल में बाबा का जयकारा गूंजता है। बागेश्वर बालाजी महाराज की। एक एक कर ऐसे ही अलग अलग भक्तों को धीरेंद्र शास्त्री मंच पर बुलाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और पहले से लिखा हुआ पर्चा उसे थमा देते हैं। बाबा का दावा है कि वो लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। आपने क्या पूछा, हमारे पर्चे में क्या लिखकर आया, पढ़िए। और ये कैसे हो रहा, अपनी बुद्धि लगाओ। आप वही पूछेंगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। एक अक्षर यहां वहां नहीं पूछ सकते हो, वही पूछोगे जो पर्चे में लिखा होगा। अब ये कैसे हो रहा, हनुमान जी जाने। सतगुरु सन्यासी बाबा की। क्या धीरेंद्र शास्त्री का नाम बुलाने और पर्ची लिखने का ये तरीका गलत भी साबित होता है? रायपुर में ही एक शख्स को बाबा ने मंच पर बुलाया और नजदीक आओ, हमने लिख लिया, पूछो प्रश्न क्या। मंच पर आने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने उससे उसके पिता का नाम पूछा। ठीक है, पिताजी का नाम क्या है? आप पढ़े लिखे? श्री। लेकिन इस शख्स ने अपने पिता का जो नाम बताया वो बाबा के लिखे हुए नाम से मैच नहीं किया। धीरेंद्र शास्त्री ने दोबारा उससे पूछा, श्री। ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो? मतलब उपनाम। हाँ, झूठ नहीं बोलना है। तब भरे मंच से बाबा ने ऐलान किया कि गुरु से कुछ नहीं छिपता। पूरे तुम्हारे मोबाइल के लोग या चरित्र बता रहे। पढ़ो। परिवार सुखी, जॉब रेलवे की होगी, पिता धनेश्वर नाम। धीरेंद्र शास्त्री बार बार इस तरह भक्तों के सामने खुद को सही साबित करते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया यही खत्म नहीं होती है। इसके बाद बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोग मंच के नीचे उस शख्स को ये बताते हैं कि पर्चे में जो उपचार बाबा ने लिखा है, जो पूजा विधि है, उसे कैसे पूरा करना है।
यही अब यहाँ से शख्स उतरेगा और बाहर में भभूत रखा है, उस भभूत वो भभूत इसे दिया जाएगा और भभूत लेने के बाद इसे समझाया जाएगा कि आखिर इसे करना क्या है। ये आप देखिए यहाँ पे इसे भभूत जो है वो दिया जा रहा है और समझाया जाएगा इसे, और इसी को लेके बार बार जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं और अपने दिव्य दरबार के जरिए जवाब देने की कोशिश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं। लोगों की समस्या को पहले से जान लेना, उसका नाम पता इतिहास बता देना, लाखों लोगों की आस्था इसी चमत्कार को देखकर बागेश्वर धाम सरकार के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जुड़ गई है। लेकिन इसी को लेकर अब विवाद खड़ा हो चुका है। लोग इसे ट्रिक बता रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं, तर्क दिए जा रहे हैं। नाम लेके बुलाया? क्या तुमने किसी को लिखवाया था? जी नहीं। कि लोगों को पहले ही चुन लिया जाता है। बाबा को चुने हुए लोगों की जानकारी पहले से ही होती है। चमत्कार का सिर्फ दिखावा किया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि हनुमान जी की कृपा उन पर है, उन्हें सिर्फ आभास होता है और वो बता देते हैं। कहाँ से हो? यहीं से उस गुरुजी डगनिया से रायपुर। बोलो क्या विषय है? नजदीक आओ। क्या प्रश्न है? जी भविष्य से रिलेटेड है और पिता। कहाँ रहती हैं? रायपुर में ही? रायपुर में डगनिया से हूँ मैं। अच्छा, आपने यहाँ नाम बताया किसी को? जी नहीं। हमने नाम लेके बुलाया? हाँ जी। हमने पूछा, हमने नाम लेके बुलाया? हाँ तो क्या तुमने किसी को लिखवाया था? जी नहीं। क्या तुमने कोई कार्ड आर्ड बनवाया था? नहीं। अच्छा, प्रश्न पूछो जल्दी। क्या किसी का नाम बता देना चमत्कार है? उनके रिश्तेदारों, उनकी समस्या की जानकारी होना चमत्कार है। ठीक बोल रहे हो, है तो बजरंगबली का रूप, लेकिन मैं बोली कि अब कैसे सच्चाई पता चलेगा। और मेरे मन में ख्याल उठने लगा कि जब मैं भी थोड़ा सा पूजा पाठ करती हूँ तो कहीं बीच से मेरे को बुला दे, तब मेरे को विश्वास जागृत हो जाए। ऐसे करके ऐसा हो कैसे रहा कि सब मध्य प्रदेश से यहाँ के वहाँ के बुलाए। जब मेरे को बाबा जी अचानक मैं यहाँ पहुँच गई और सब चीज सही सही बता दिया, तो बोलो बालाजी सरकार की जब मैं खुश हो गई और बालाजी को मतलब भगवान को शुरू से मान रही। पर महाराज सच्चे महाराज, सच्चाई है। क्या क्या बता दिए, क्या क्या पर्ची में लिख के दे दिए? अरे सारी मना किए, वो मना किए हैं, मैं दिखा भी देती। भरोसा है कि समस्या का समाधान? वो तो होगा ही, वो तो होगा ही। जब अपन वहाँ से बैठ के यहाँ तक आ गए। और सवाल उठ रहा है इनके ऊपर कि पहले से पता रहता है, अपने ही लोगों को बुलाते हैं। वो सब सर कलयुग है, सब एक दूसरे को धर्म को दबाना चाहता है, राजनीति। इसमें आप भी सर इतने लेवल पे पहुंचे हो, माइक पकड़े हो, तो आप भी समझदार हो। सवाल उठे तो उसके जवाब तलाशने की कोशिश भी शुरू हुई। बाबा के दरबार में उनके दावे की हकीकत जानने गए लोगों का भूत भविष्य भी धीरेन्द्र शास्त्री ने बता दिया। अब उनका विरोध करने वालों का दावा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कुछ उन लोगों के बारे में बताया वो सब कुछ सोशल मीडिया में पहले से था। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधियों का आरोप है कि समस्या निवारण के नाम पर बाबा लोगों को भरमा रहे हैं, आस्था का गलत फायदा उठा रहे हैं, कैंसर तक के इलाज का दावा कर रहे हैं। अंधविश्वास के चलते उनके बताए इलाज से लोगों को नुकसान हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री इससे इनकार करते हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ सनातन का प्रचार करते हैं। वो लोगों से कोई पैसा, कोई चढ़ावा नहीं लेते। वो लोगों को उम्मीद देते हैं और उम्मीद देने में कोई बुराई नहीं है। नाम बता देना, आपके पिताजी के नाम से बुला लेना, आपकी समस्या बता देना, इससे कुछ भी भला होने वाला नहीं है। क्योंकि पिताजी का नाम तो तुम्हें भी पता है, अपना खुद का नाम तुम्हें भी पता है, समस्या तुम्हें भी पता है। हमारी हमेशा बालाजी के चरणों में एक ही प्रार्थना रहती है, बालाजी हम किसी का नाम बता पाएं या ना बता पाएं, किसी की समस्या बता पाएं या ना बता पाएं, लेकिन अगर उसकी समस्या का समाधान आपकी कृपा से हो जाए तो इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार जहां भी लगता है वहां ऐसी तस्वीरें आम हैं। महिलाएं हिल रही हैं। ऐसे लोगों के लिए जगह अलग से तय है। धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान चालीसा गा रहे हैं।
जपत निरंतर। लोग प्रेत बाधा दूर करवाने के लिए उनके दरबार में आते हैं। धीरेंद्र शास्त्री का दावा है कि उनके दरबार में आने वाले लोगों की प्रेत बाधा वो दूर कर देते हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो अंधविश्वास नहीं फैलाते, लेकिन सनातन धर्म भी ये मानता है कि दुनिया में नेगेटिव एनर्जी होती है और हनुमान जी की कृपा से वो उसे दूर कर देते हैं। ये क्या है और किस वजह से है और क्या इससे फायदा? पूरी दुनिया में नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी है। साइंस कहता है ऐसा। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों की आपस में लड़ाई है। नेगेटिव एनर्जी बुरा करती है, पॉजिटिव एनर्जी अच्छी विचारधारा और अच्छी सोच को परिवर्तित करती है। तो जो नेगेटिव एनर्जी से लोग हैं उनके धाम पर जाते हैं। जो हनुमान चालीसा आज से 500 साल पहले लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उस आधार पर अगर डॉक्टरों से कोई निराश हो जाता है, जगह जगह निराश हो जाता है, उनकी जीने की राह खत्म हो जाती है, वो अगर आते हैं तो हम उनको हमें अगर आभास होता है गुरु प्रेरणा से तो हम हनुमान चालीसा का प्रयोग करते हैं। अगर हनुमान चालीसा का प्रयोग करते हैं, किसी में वाइब्रेशन होता, भूत तो हम पे चढ़े नहीं है, जिस पे चढ़े हमने तो किसी बुलाने नहीं गए, उसी को चढ़े हैं, उसी के बालाजी की कृपा से उतर जाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका तर्क है कि वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं और इसीलिए दूसरे धर्म के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि वो दूसरे धर्म के लोगों की घर वापसी करवा रहे हैं। हम भी तो काम कर रहे हैं उसी के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ, ओझाओं के खिलाफ, मिशनरियों के खिलाफ, भोले भाले हिंदुओं को जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं उनके खिलाफ हम भी तो काम कर रहे हैं। तो हम भी तो उन्हीं के जैसे हुए। घर वापसी, हमने धर्म परिवर्तन नहीं कराया, घर वापसी करवाई। आपको पता ही नहीं है, घर वापसी करवाई हमने। रायपुर में भी पंडित धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में एक ईसाई परिवार और एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म स्वीकार किया। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई हैं, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए, मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। आपको यहाँ किसी ने बुलाया? नहीं गुरु किसी जी, ने मैं कांटेक्ट किया? मैं खुद आई हूँ अपनी इच्छा से। किसी सेवादार ने बुलाया? नहीं, किसी ने आयोजन मंडल ने बुलाया? अंतरात्मा की आवाज सुन के आई हूँ मैं। वाह, आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है। धीरेंद्र शास्त्री पर आरोप है कि वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, लेकिन मंच से धीरेंद्र शास्त्री ये साबित करते हैं कि वो किसी पर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोग अपनी मर्जी से हिंदू धर्म स्वीकार कर रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री का दावा है कि उनकी ताकत का लोहा तो अंग्रेज तक मानते हैं। नाम बता देना, आपके पिताजी के नाम से बुला लेना, आपकी समस्या बता देना, इससे कुछ भी भला होने वाला नहीं है। क्योंकि पिताजी का नाम तो तुम्हें भी पता है, अपना खुद का नाम तुम्हें भी पता है, समस्या तुम्हें भी पता है। हमारी हमेशा बालाजी के चरणों में एक ही प्रार्थना रहती है, हे बालाजी, हम किसी का नाम बता पाए या ना बता पाए, किसी की समस्या बता पाए या ना बता पाए, लेकिन अगर उसकी समस्या का समाधान आपकी कृपा से हो जाए तो इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री और विवाद पिछले काफी वक्त से साथ साथ चल रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर विवाद में रहते आए हैं, लेकिन अब आरोप उनके तरीके पर हैं, आरोप उनकी शक्ति पर है। भले ही धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हों कि उन्होंने अपने विरोधियों की ठठरी बांध दी है, लेकिन उनका विरोध करने वाले उनसे उनकी ताकत का सबूत अब भी मांग रहे हैं। एक ऐसा मंदिर जहां लोक भी होगा, सरकारी तंत्र भी होगा। लोकतंत्र का यह मंदिर कोई और नहीं, खुद मोदी ही बनवा रहे हैं। खबर आई कि इसकी ओपनिंग होने वाली है। हम आपको बताते हैं कि ओपनिंग कब होने वाली है।
आपने 3-4 तस्वीरें देखी होंगी। हम पूरे विस्तार से बताते हैं कि यह मंदिर लोकतंत्र के पुराने मंदिर से कितना अलग होगा। जिस दरबार के बारे में कहा जा रहा है कि अगले 150 साल तक इसी जगह से भारत का भाग्य निर्माण होगा, उसकी एक एक डिटेल बाहर और अंदर की 100 एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ इस रिपोर्ट में देखिए। नए भारत की नई संसद, न्यू इंडिया के न्यू लुक वाली पार्लियामेंट की न्यू एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव वीडियो पहली बार टीवी पर, नई लोकसभा, नई राज्यसभा, प्रधानमंत्री की नई सीट, स्पीकर का नया आसन, वाइस प्रेसिडेंट की नई कुर्सी। 21st सेंचुरी में आज़ादी के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत के पार्लियामेंट की बिल्डिंग जैसी होनी चाहिए संसद का नया भवन बिल्कुल वैसा बनकर लगभग तैयार है और अब इंटीरियर डेकोरेशन और फिनिशिंग का काम चल रहा है। अब तक आपने इस भवन को बाहर से देखा है, पहली बार हम आपको इसके अंदर ले चलते हैं। इसके एक एक कमरे में क्या है, चेंबर्स में क्या है, सब कुछ आपके टीवी स्क्रीन पर आने वाला है। किस चैम्बर में क्या काम होगा, कहां कानून बनेंगे और कहां देश का संविधान रखा जाएगा, सब कुछ आपको पता चलेगा। नई संसद में क्या क्या होगा, सबसे पहले मोटी मोटी बात समझ लीजिए। नई संसद में भारत की सांस्कृतिक धरोहरों की झलक दिखेगी। इसकी त्रिभुजाकार डिजाइन बेहतर स्पेस मैनेजमेंट प्रोवाइड कराएगी। यह बिल्डिंग 100% भूकंप रोधी है। यहां Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत 30% तक कम होगी। यहां सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% ज्यादा होगी और यह बिल्डिंग अगले 150 साल की जरूरतों पर खरा उतरेगी। नई संसद भवन की ग्रैंड ओपनिंग डेट आने वाली है। सीट फिक्स हो गई है। ठीक इस जगह इस कुर्सी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे। जैसा नेम प्लेट नरेंद्र मोदी का दिख रहा है, वैसा ही नेम प्लेट सभी मंत्रियों और सांसदों के नाम का होगा। नई संसद में मंत्री और सांसद जिस सीट पे बैठेंगे वहां उनके बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल डालते ही उनके नाम का डिजिटल नेम प्लेट ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। इसके लिए हर सीट के साथ लगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ डिजिटल इंक लगा दी गई है। धम्मचक्र के ठीक नीचे स्पीकर का आसन लगाया गया है। आसन के बाईं तरफ यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी के ठीक सामने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बैठेंगे। सदन की इन सीटों पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य बैठेंगे। प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का एक दूसरे से आई टू आई कांटेक्ट होगा। प्रधानमंत्री अपनी बाईं तरफ देखेंगे तो वहां स्पीकर का आसन होगा। स्पीकर के आसन पर बैठने से पूरा सदन कुछ इस तरह दिखेगा। नई संसद की नई लोकसभा को दूसरे एंगल से देखें तो लोकसभा ऐसी दिखती है। सांसदों के बैठने की जगह के ऊपर किनारे किनारे दर्शक दीर्घा है, जहां पत्रकार और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखने आए मेहमान बैठते हैं। घोड़े की नाल की आकार की मौजूदा लोकसभा और नई लोकसभा की टाइपोलॉजी एक जैसी लगती है, लेकिन इनमें ढेरों अंतर है। मौजूदा लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य बैठ सकते हैं, जबकि नई लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। स्पेशल सेशन में यहां 1272 मेंबर बैठ सकते हैं, यानी नई संसद में यह सदन ही सेंट्रल हॉल का काम करेगा। लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में 245। लेकिन यह संख्या इतनी ही नहीं रहने वाली है। भारत दुनिया की सबसे आबादी वाला देश बनने जा रहा है। जनसंख्या के मामले में इसी साल हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। ऐसे में समय के साथ परिसीमन भी होगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन संसद भवन की जो मौजूदा बिल्डिंग है, उसकी संरचना में सीटों की कैपेसिटी को बढ़ाना संभव नहीं। 96 साल पहले एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने जिस काउंसिल हाउस को तैयार कराया था, वही बिल्डिंग आजाद हिंदुस्तान की पहली पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी। 566 मीटर व्यास वाले संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और ये 6 साल में बनकर तैयार हुआ। तब इसे बनाने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे।
और 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। पिछले 96 सालों में संसद भवन को कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, लेकिन अब पुरानी संरचना में कोई और बदलाव करना या उसकी क्षमता बढ़ाना संभव नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री की सरकार ने पार्लियामेंट हाउस के ठीक बगल में आजाद और आत्मनिर्भर भारत की पहली स्वदेश निर्मित नई संसद बनाने का निर्णय लिया। पुरानी संसद वृत्ताकार यानी राउंड शेप की है, नई संसद त्रिभुजाकार है। नई संसद का एरियल व्यू देखने में छोटा लगता होगा, लेकिन नई संसद की बिल्डिंग 64,500 स्क्वायर मीटर के विशाल एरिया में बनी है। पुरानी लोकसभा में सांसदों के बैठने का एरिया 470 स्क्वायर मीटर का है, जबकि नई लोकसभा में सिटिंग एरिया 1315 स्क्वायर मीटर का है। पुरानी लॉबी 225 स्क्वायर मीटर की थी, नई लॉबी 1250 स्क्वायर मीटर की है। दर्शक दीर्घा पहले के बराबर यानी 450 स्क्वायर मीटर में बनाई गई है। पुरानी लोकसभा में इमरजेंसी एग्जिट 1 थी, नई बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट 2 है। 10 दिसंबर 2020 को कोरोना के मुश्किल काल में नरेंद्र मोदी ने इस नए संसद भवन का शिलान्यास किया था और 25 महीने में ये बिल्डिंग बनकर तैयार है। दिल्ली के बीचों बीच महामारी काल में नई संसद बनाने का निर्णय नरेंद्र मोदी ने लिया। सिर्फ निर्णय ही नहीं हुआ, नई इमारत बनकर तैयार हो गई। पिछले 25 महीनों में नरेंद्र मोदी ने इसके लिए क्या क्या नहीं सुना। प्रधानमंत्री पर तोहमतें लगाई गई, संसद भवन को मोदी महल कहा गया, नरेंद्र मोदी पर जनता का पैसा लुटाने के आरोप लगाए गए। अब सबकी बोलती बंद है। आज जब आप नई संसद की बिल्डिंग को बाहर और अंदर से देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें याद कर लीजिए। समय हो गया है, गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की? जी सर, फुल कितने रहिए, क्या क्या कर रहे हो? हाँ, अब काम आएगा। प्रधानमंत्री ने जैसा सोचा था, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह विजुलाइज किया था, नई संसद ठीक वैसी ही है। एंट्री से लेकर लॉबी तक, संसद की दीवार से लेकर छत तक, सब कुछ भारतीय है। नई लोकसभा देख लीजिए या नई राज्यसभा देख लीजिए, इसकी सीलिंग में एक खास तरह का पैटर्न दिखेगा। यह पैटर्न भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंखों से इंस्पायर होकर बनाया गया है। सीलिंग अगर मोरपंख के पैटर्न वाली है तो कारपेट भी मोरपंख के ही पैटर्न वाला है। नई लोकसभा के अंदर लगने वाले हरे रंग के कारपेट में भी मोरपंखों के शेड्स लगाए गए हैं। हैंडमेड कारपेट लगाने से पहले इसकी सैंपलिंग हुई और लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने यूपी की कारपेट फैक्ट्री में जाकर बाकायदा इसे टेस्ट किया। लोकसभा में पीछे की रो से जितना आगे आते जाएंगे, कारपेट का कलर डार्क ग्रीन होता जाएगा। जो लोग हर विदेशी चीज को अच्छा मानते हैं, वो इसे देखकर जरूर निराश होंगे, क्योंकि नई संसद भवन में कारीगरी का पूरा इंस्पिरेशन ही भारतीय है। मोरपंख वाले इस पैटर्न को बनाना आसान नहीं था। इसके लिए 1-1 इंच की नाप जोक की गई। विशालकाय ढांचे को लकड़ी के बोर्ड से कैसे बनाया जाए, इसकी मॉकअप तैयार किया गया। संसद की सीलिंग तैयार होने पर कैसी दिखेगी और लाइट ऑन होने पर उसका लुक कैसा होगा, इसके लिए बाकायदा टेस्टिंग की गई। आप उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। पुरानी लोकसभा और नई लोकसभा की सिटिंग अरेंजमेंट में भी बहुत अंतर है। पहले सांसदों को बैठने के लिए 45 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर का स्पेस मिलता था। अब हर सांसद को 60 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर का स्पेस मिलेगा। पुरानी लोकसभा की पहली 2 लाइन में ही डेस्क है, नई लोकसभा की हर सीट पर डेस्क है। पहले के एनालॉग सिस्टम को डिजिटल सिस्टम से चेंज किया गया है। अब सभी सांसदों के लिए टच स्क्रीन दी गई है। पहले सांसदों को खड़े होने की जगह भी कम थी, अब खड़े होने के लिए भरपूर जगह है। पुरानी लोकसभा में पुराने जमाने से चले आ रहे आउटडेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर भी एक कंसर्न रहता था। नई लोकसभा में इंटीग्रेटेड ऑडियो और वोटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। ऑथेंटिकेशन के लिए बायोमेट्रिक और RFID का डबल ऑथेंटिकेशन अवेलेबल है। सांसदों के नाम अब कागज पर नहीं, डिजिटल इंक से लिखे जाएंगे। सदन में हो रही चर्चा से संबंधित पेपर, डॉक्यूमेंट और टाइमलाइन सब कुछ टच स्क्रीन पर अवेलेबल होगा। संसद में किसी इंपॉर्टेंट बिल पर वोटिंग के विजुअल्स आपने जरूर देखे होंगे। कई बार ऐसा भी हुआ कि लोकसभा या राज्यसभा में वोटिंग के दौरान
आउटडेटेड वोटिंग सिस्टम फेल हो गया, जिसके चलते पर्चियों पे वोटिंग कराने की नौबत आ गई। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि माइक को ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन वो ऑफ नहीं होता। संसद भवन की नई बिल्डिंग में इसका सॉल्यूशन निकाल दिया गया है और अब एनालॉग सिस्टम की जगह पे डिजिटल सिस्टम लगा दिया गया है, जिसमें हर सीट के साथ टच स्क्रीन होगा और उसके साथ इंटरनेट वोटिंग सिस्टम मुहैया कराया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारतीय लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन, जिस इमारत में अगले 100-150 साल तक हिंदुस्तान के जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा होगी और जहां देश के भविष्य की दिशा तय होगी, वो इमारत अद्भुत होनी ही चाहिए। नया संसद भवन 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला है। हिंदुस्तान के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, हिंदुस्तानी कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला है। यहां इतनी डिटेलिंग है कि प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का आई कांटेक्ट हो, इसके लिए लोकसभा सेक्रेटेरिएट स्टाफ की सिटिंग पोजीशन थोड़ी नीचे शिफ्ट कर दी गई है। वर्तमान संसद भवन की दीवारों पर आपने कई महापुरुषों की तस्वीरें देखी होंगी। इन तस्वीरों को लगाने को लेकर खूब राजनीति होती रहती है, लेकिन नई संसद में सदन के अंदर की दीवारों पर तस्वीरें नहीं होंगी। यहाँ वेद वाक्य लिखे जाएंगे, उपनिषदों और पुराणों में लिखे सूत्र वाक्य लिखे जाएंगे और धर्म ग्रंथों में लिखे संस्कृत के श्लोक उकेरे जाएंगे। त्रिभुजाकार संसद भवन के 3 प्रमुख हिस्से हैं। सेंट्रल हॉल की जगह यहाँ सेंट्रल लाउंज बनाया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन हॉल को बिल्कुल नया शेप दिया गया है। लॉबी, लाउंज, वीआईपी डाइनिंग, कॉन्फ्रेंस हॉल, नई संसद का कोना कोना भारतीयता से भरा हुआ है। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। हमारी वर्तमान संसद उस इतिहास की गवाह है। आप में से बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि पुरानी संसद भवन का क्या होगा, तो आपको बता दें कि मौजूदा संसद भवन की इमारत जस की तस सुरक्षित रखी जाएगी और इसका इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन ये आरोप लगाते रहते हैं कि मोदी इस देश का इतिहास बदल रहे हैं। हकीकत यह है कि पुराने इतिहास को बदला नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी नया इतिहास बना रहे हैं। जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने नेशनल वॉर मेमोरियल बना, जैसे इंडिया गेट की कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी, जैसे मोदी ने राजपथ को कर्तव्य पथ में बदल दिया, वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने मोदी ने नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन तैयार करा दिया। संसद भवन की नई बिल्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का सबसे अहम कंस्ट्रक्शन है। इंडिया गेट के पास कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैच्यू लगाना, सेंट्रल एवेन्यू तैयार करना, राजपथ को कर्तव्य पथ का नाम देना और अब संसद की नई बिल्डिंग को तैयार करना। पीएम मोदी के इस मेगा प्रोजेक्ट का कदम कदम पर विरोध किया गया, बाधाएं खड़ी की गई, सोशल मीडिया पर बदनाम करने की साजिशें तक रची गई, लेकिन पीएम मोदी इन सबसे विचलित नहीं हुए, अपने काम को बिना किसी बाधा के पूरा किया। नरेंद्र मोदी ने जब सेंट्रल विस्टा पर काम शुरू कराया था, तब नए संसद भवन को मोदी महल कहकर प्रचारित किया गया था। कांग्रेस ने इसे फिजूल खर्ची बताया था। विस्टा से विनाश तक का नारा दिया गया था। देखिए मोदी ने क्या किया और मोदी क्या कर रहे हैं। मोदी पूरे सेंट्रल विस्टा को अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय लुक दे रहे हैं। जहां टीन की छतों और अंग्रेजों के पुराने अस्तबल में सरकारी दफ्तर चल रहे थे, वहां नई इमारतें बन गई। नेशनल वॉर मेमोरियल तैयार, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू तैयार, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार, कॉमन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग तैयार हो रही है। सेंट्रल विस्टा में पीएम रेजिडेंस रेडी हो रहा है। वाइस प्रेसिडेंट हाउस भी तैयार हो रहा है। नेशनल म्यूजियम के 2 विंग बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए, अब केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेंगे। राजधानी में
आधुनिक डिफेंस एन्क्लेव के निर्माण की तरफ ये बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेप है। दोनों परिसरों में हमारे जवानों और कर्मचारियों के लिए हर जरूरी सुविधा दी गई है। सोचिए, जब नई दिल्ली में राजधानी बन रही थी तब खाली मैदान पर संसद भवन की इमारत बनाने में 6 साल लग गए थे। मोदी ने कंजस्टेड दिल्ली में उससे बड़ी इमारत 2 साल में बनाकर तैयार कर दी। विरोधी तो अब भी विरोध करेंगे, लेकिन नई संसद की ये नई तस्वीरें 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग में बस जाने वाली हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।